Hello, I hope everyone is doing great. So, students, today we are continuing this chapter, Diversity in Living World. We have already learned about the growth and reproduction. Now it's time for metabolism and the other factors which are the key features of the living organisms, जो कि आज के दिन हम उसको continue करने वाले हैं. So, students, let's start. तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में अभी तक हम ग्रोथ के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं. उसको लेकर हमने काफी सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की हैं. तो अब उसी के कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मेटाबॉलिज्म में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. राइट, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टूडेंट्स कैसी भी हो सकती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो जिनमें दो केमिकल्स आपस में मिलकर के एक कंस्ट्रक्टिव कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हो, या फिर हम देखते हैं जैसे कि ग्लूकोज के केस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर के जो है वो माल्टोज की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर माल्टोज का टूटना, या फिर सुक्रोज का टूटना, या फिर जो है ग्लाइकोजन का बनना या ग्लाइकोजन का टूटना. ये सारी क्या है स्टूडेंट, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं. तो स्टूडेंट्स जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं उन सबको, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो ब्रेक डाउन वाली जितनी भी रिएक्शंस है, वो सब जो है वो मेटाबॉलिज्म के अंडर आती है. राइट, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में देखते हैं. चाहे वो प्लांट्स हो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के केस में हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखते हैं. एनिमल्स के केस में हम कितनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो. ये सारी क्या है स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं. फंजाई के केस में हो, माइक्रोब्स के केस में हो, सब में जो है वो मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म की किस तरीके से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर. तो स्टूडेंट्स अब इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेटाबॉलिज्म को लेकर कि मेटाबॉलिज्म में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. कैसी रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक. बात आती है कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं. तो जब हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं स्टूडेंट्स, ये रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, डिस्ट्रक्टिव या ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस. ब्रेक डाउन वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, वो सब किसमें कंसिडर होती हैं, वो सब कंसिडर होती हैं आपके कैटाबॉलिज्म. राइट, तो पहले स्टूडेंट सीडी चलती थी. इसको एक याद रखने का तरीका है स्टूडेंट्स, पहले के जमानों में सीडी चलती थी. अब तो क्या सब आईपॉड और बाकी चीजों ने बाकी टेक्नोलॉजिकल हाइक्स ने सबकी जो है वो प्लेस ले ली, लेकिन पहले सीडीज चलती थी. तो उससे आप याद रख सकते हैं कैटाबॉलिक, डिस्ट्रक्टिव, कैटाबॉलिक एंड इट इज डिस्ट्रक्टिव, और यू कैन से ब्रेक डाउन प्रोसेसेस. जैसा कि हम किसके केस में देखते हैं, रेस्पिरेशन के केस में देखते हैं. राइट, रेस्पिरेशन के केस में आप देखते हो कि जो ग्लूकोज है स्टूडेंट्स वो क्या हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है. राइट, जबकि एनाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, वो होती हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन. कैसी, कंस्ट्रक्टिव. जैसा कि हम किसके केस में देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस के केस में देखते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है. कैसी, एनाबॉलिक. इसको भी आप याद रख सकते हैं, एसी. ए क्या होता है, एसी आप सभी जानते हैं, ए फॉर एनाबॉलिक एंड सी फॉर कंस्ट्रक्टिव. ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. कैसा है, कंस्ट्रक्टिव. तो जो कैटाबॉलिज्म है और एनाबॉलिज्म है, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बना देते हैं. दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म को बना रहे हैं. राइट, सो दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म. So that is considered to be metabolism. So that was about the small introduction about the catabolic and the anabolic reactions जो कि मिल करके क्या बना देती हैं, मेटाबॉलिज्म को बना रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को अंडरटेक कर रही है. राइट, तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी बात करते हैं, अब इसी के कंटिन्यूएशन में अब हम आगे डिस्कस करते हैं, वो है नेक्स्ट पॉइंट कि किस तरीके से ये जो है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस में
हमने ये सारी चीजें देखी किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में जो है वो मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलता है, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हमें मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता। यानी ये सोल फीचर किसका हुआ? लिविंग बींग्स का हुआ। तो हम बहुत देर से ये ट्राई कर रहे थे, कल से परसों से हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा सोल कैरेक्टरिस्टिक है। आज हमें आखिरकार मिल गया स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म जो है वो एक सोल कैरेक्टर है, एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये देखने को नहीं मिलता। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में जो एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है कि सेल फ्री सिस्टम, ऐसा सिस्टम स्टूडेंट जो बॉडी के बाहर हो रहा है, जैसे कि हम इसको बोलते हैं इन विट्रो सेटअप। जैसे कि आप कभी भी देखते हैं, जैसे लेबोरेटरी कंडीशंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें प्राइमरी सेल कल्चर को लिया जाता है, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। उनमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी से जो है सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनकी प्रॉपर सेल लाइन बनाई जाती है, और उस सेटअप से जो है कई सारे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। जो साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स, वो इस चीज को कर रहे हैं। तो ये इसके केस में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लिविंग और नॉन लिविंग तो कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स दैट इज अ लिविंग रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग रिएक्शन। उसको नॉन लिविंग कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स लिविंग रिएक्शन। सो दैट इज अ स्पेशल लाइन दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, और इसीलिए मैं उसको फोकस भी कर रही हूँ कि सेल फ्री सिस्टम। और एक पीवाईक्यू भी आया है स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछा गया था कि सेल फ्री सिस्टम में मेटाबॉलिज्म जो है वो उसको लिविंग कंसिडर किया जाएगा या नॉन लिविंग। तो स्टूडेंट्स को हम कंसिडर करेंगे एज अ लिविंग रिएक्शन, राइट। तो a conclusive slide, a conclusive statement on metabolism is this: as there is no exception of metabolism, इसीलिए स्टूडेंट्स जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम एज अ डिफाइनिंग फीचर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में ले सकते हैं। सो दैट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यही स्टूडेंट्स, यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैं आपको बताना चाहती थी रिगार्डिंग द मेटाबॉलिज्म। और अब हम इसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी is the defining feature of life forms। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आप सभी जानते हैं, सेल के बारे में हम सब जानते हैं कि सेल से क्या होता है स्टूडेंट। सेल मिलकर के क्या बना देते हैं? टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी? टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है। और टिश्यूज से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? टिश्यूज से बन रहे हैं ऑर्गन, राइट। और ऑर्गन मिलाकर के क्या बना देते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गन सिस्टम, राइट। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर के बना देते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, राइट। तो इस तरीके से जो है हम इसके केस में देखते हैं कि ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग फॉर्म्स का। ये केवल जो है लाइफ फॉर्म्स में या लिविंग फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। और एनसीईआरटी की हाईलाइटेड लाइन है। इसके अलावा 2017 में भी इसका एक पीवाईक्यू जो है वो आया है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इट वाज अ स्टेटमेंट एंड यू हैव टू पिक अप लाइक दैट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो कुछ की फीचर्स हैं एनसीईआरटी के, वो मैंने अपने आपको लाने की कोशिश की है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो, और इससे रिलेटेड भी आपको कुछ और जो है इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अब हम इसी के कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो है एबिलिटी टू सेंस, जो है एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ये हमारा नेक्स्ट जो है पार्ट है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके केस में, तो एबिलिटी टू सेंस जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है और इसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स है, तो इसके केस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में क्या होते हैं? फिजिकल एजेंट्स में होता है वाटर, जैसे कि हम वाटर को देखते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके केस में क्या होती है? लाइट। लाइट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फिजिकल एजेंट। इसके अलावा क्या है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर है, राइट। ये सारे क्या हैं? ये सारे फिजिकल एजेंट्स हैं जो कि हम इसके केस में देख रहे हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को सेंस करने के लिए। एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को किस तरीके से, जो ये फिजिकल एजेंट है, आप देखते हैं प्लांट्स के केस में, प्लांट जो है वो लाइट के रिस्पॉन्स में, जो स्टेम है स्टूडेंट्स, वो लाइट के रिस्पॉन्स में क्या है? अपवर्ड ग्रो करती है। रूट्स वाटर के रिस्पॉन्स में क्या है? डाउनवर्ड ग्रो कर रही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो स्टिमुलाई को कैच करने की जो एबिलिटी है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट नहीं है।
सिमिलरली केमिकल एजेंट्स को ले लीजिए, केमिकल एजेंट्स में आपके जितने भी हैं केमिकल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, राइट, पॉल्यूटेंट्स, राइट। अब आप एक चीज देखते हैं स्टूडेंट्स, लाइकेंस को अगर आप जानते हो तो लाइकेंस क्या है, एक सोल इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का। जहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो लाइकेन कैच करके बता देगा कि यहाँ पर पोल्यूशन है, राइट। तो ये सब एबिलिटीज किसमें होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ये एबिलिटीज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो। इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या आएंगे स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। आप इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है वो कोई भी किसी भी तरीके का जो एक स्टिमुलाई है वो सब क्या होते हैं, उसके थ्रू हम रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को, मतलब एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जैसे कि फिजिकल एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। और किस तरीके से जो हमारी हम उसको लेकर एक उसको सेंस करके जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, और इसी को मैंने हाईलाइट किया है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज दिस। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो स्टूडेंट्स, वो सब जो है वो एनवायरमेंटल क्यूज को, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को सेंस करते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो भी, अगर कोई भी केमिकल बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उसमें उसको जो हैंडल करने की जो एबिलिटी है वो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। और जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट्स, वो आसपास की सराउंडिंग से जो है वो अवेयर रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को अलर्ट रखते हैं, अवेयर रखते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट विच इज गिवन इन एनसीईआरटी स्टूडेंट्स, दैट इज फोटो पीरियड जो है वो रिप्रोडक्शन को जो है वो अफेक्ट करता है, ना केवल प्लांट्स में तो हम जानते हैं कि ड्यूरेशन को, जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे भी, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनफैक्ट स्टूडेंट्स कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आप जानते हो तो प्लांट्स में भी कैसे होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, जिन जो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि कम लाइट, मतलब कम उसमें जो डे लेंथ होती है वो कम होती है, और जो नाइट लेंथ होती है, जो डार्क पीरियड होता है वो ज्यादा होता है। इसी तरीके से लॉन्ग डे प्लांट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, जिनमें क्या देखते हैं हम, जिनमें जो है हमें देखने को मिलता है कि जिसमें जो डे लेंथ है वो ज्यादा है और जो नाइट लेंथ है वो कम है, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एनिमल्स के केस में भी फोटो पीरियोडिज्म को देखते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें हम फोटो पीरियोडिज्म को जो है वो देखते हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फोटो पीरियोडिज्म के केस में हम एनिमल्स के केस में देखते हैं बर्ड्स को। बर्ड्स में भी स्टूडेंट्स कौन सी बर्ड्स होती हैं, सॉन्ग बर्ड्स होती है। तो जो ये सॉन्ग बर्ड्स होती हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो है वो एबिलिटी होती है मतलब ये उस पर्टिकुलर फोटो पीरियड में ही ब्रीड कर सकती है। मुझे रिप्रोडक्शन में जो है फोटो पीरियड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बर्ड्स के अलावा स्टूडेंट्स हम जो है ये सारी चीजें जो है वो मैमल्स के केस में भी देखते हैं। मैमल्स में जो है हम रोडेंट्स के केस में देखते हैं, चूहों के केस में, रोडेंट्स के केस में, और स्टूडेंट्स इसके अलावा डियर के केस में भी जो है वो ये फोटो पीरियोडिज्म जो है वो हम नोटिस करते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन लिखी थी, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आपको एक क्लियर एक एग्जाम्पल मिल जाए और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी मेरे चैनल के थ्रू। और थर्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसके केस में जो है वो इंसेक्ट्स के केस में भी हम फोटो पीरियड जो है वो नोटिस करते हैं। इंसेक्ट्स में भी स्टूडेंट्स कौन, जैसे कि बटरफ्लाई और मॉथ के केस, बटरफ्लाई, मॉथ, इन सब के केसेस में स्टूडेंट्स हम जो है वो फोटो पीरियड का एक इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं रिप्रोडक्शन के केस में। इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो है इनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो है वो ब्रीड कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द and this photo period and everything about the ability to sense the environmental stimuli. तो स्टूडेंट्स इसी के कंटिन्यूएशन में अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन को स्टूडेंट्स, दैट इज कि ये जो ह्यूमन बींग्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये केवल और केवल एक सोल ऑर्गेनिज्म है, ओनली ऑर्गेनिज्म है हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने आप को लेकर अवेयर है, विच इज हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो केवल हमें किसमें देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स के केस में हमें देखने को मिलता है। स्पेशली एज इट इज लाइन जो है वो आपके पीवाईक्यू में मैंने देखी है, सिमिलर लाइन एज इट इज एनसीईआरटी से उठ करके आपके एग्जाम में आई है। तो प्लीज एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए।
इसके अलावा स्टूडेंट्स कोमा पेशेंट्स, जो कोमा पेशेंट्स होते हैं जो कि वेंटिलेटर पे आप कह सकते हैं, या जो जिनके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग नहीं हो रही है, इसमें एक आप कह सकते हो एक और एक मतलब एक ऑपोजिट पॉइंट आ रहा है कि जो कोमा पेशेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। हालांकि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, लेकिन उनको नॉन लिविंग कंसिडर नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं ब्रेन डेड। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, हालांकि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, आप उनको पिंच करेंगे, आप उनको किसी भी तरीके से उनको मतलब कोई भी चीज आप कहने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दे आर नॉट एबल टू सेंस इट, और दे आर नॉट एबल टू गेट दैट पॉइंट बिकॉज दे आर ऑलरेडी ब्रेन डेड, राइट? सो दैट इज an important point which I want to highlight. और अब हम इसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ करके इसके कंक्लूजन को जो है वो कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। वो ये कि जो कॉन्शियसनेस है स्टूडेंट्स, कॉन्शियसनेस जो है वो सोल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये केवल हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में देखते हैं, एंड कंफर्मिंग इट टू बी द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर, इसको मोस्ट डिफाइनिंग फीचर के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा आप इसको लेकर के देख सकते हैं, इट्स अ मोस्ट टेक्निकल फीचर। कैसा फीचर होता है स्टूडेंट्स? इट्स अ मोस्ट टेक्निकल फीचर, राइट? एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर टू। लेकिन इसी को स्टूडेंट्स हम जो है वो एक मोस्ट आप कह सकते हैं अप्रोप्रिएट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो जो वो क्या है स्टूडेंट्स? एबिलिटी टू सेंस, आप कह सकते हैं कॉन्शियसनेस और एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। सो दैट वाज अबाउट इट स्टूडेंट्स, अबाउट द कॉन्शियसनेस, अबाउट द मेटाबॉलिज्म। और अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि एनसीईआरटी में और मेंशन है, अबाउट द इमरजेंस। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इमरजेंस की, तो इमरजेंस जो है वो स्टूडेंट्स, इसको लेकर आप सबसे पहले ये समझिए, जैसे कभी कभी हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे सपोज आपके घर में एक पार्टी है, तो उस पार्टी में स्टूडेंट्स आप मतलब कुछ चीजें आपने बाहर से प्लान किया, कुछ चीजें आप घर पे प्लान कर रहे हैं। तो घर पे जो चीजें आप प्लान कर रहे हैं वो आप अकेले नहीं कर पा रहे, तो आप एक क्या ले रहे हैं? इंटरैक्शन ले रहे हैं, आप ज्वाइंट एफर्ट्स जो है वो दूसरों का ले रहे हैं, उसके थ्रू आप जो है उस चीज को अंडरटेक कर पा रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो है लिविंग बींग्स में भी कुछ जो ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्या होती है? इंटरैक्शंस के थ्रू होती हैं। जैसे कि एक सेल ने दूसरे सेल से इंटरैक्ट किया, दूसरे सेल ने तीसरे सेल से इंटरैक्ट किया, उसमें कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, इसके थ्रू जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रही है, राइट? तो सिमिलरली स्टूडेंट्स टिश्यूज की भी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे टिश्यूज क्या है? सेल से बने हैं, लेकिन सेल में वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब कई सारे सेल्स जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, उससे जो है वो टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो आ रही है, राइट? सिमिलरली स्टूडेंट्स जैसे ऑर्गेनेल्स की हम बात करें, तो ऑर्गेनेल्स में जो है वो इंडिविजुअली वो प्रॉपर्टी नहीं है, जो कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो बने हैं उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब उनमें आपस में इंटरैक्शन हो रहे हैं, वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं, या आप कह सकते हैं कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस उनमें हो रही हैं, उसके बाद जब वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तब जाकर के वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हो रही है, तब जाकर के वो उभर करके उनका जो फंक्शन है वो सामने आ रहा है। इमरजेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स उभरना, और वो उभरना कैसे हो रहा है? इंटरैक्शंस के थ्रू हो रहा है। तो ये भी वन ऑफ द प्रॉपर्टी है जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में हमें देखने को मिलती है। So that is also one of the important point which I want to discuss. और इसी के कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स अब हम एक ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो निकालते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या हैं स्टूडेंट्स? वो हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, इमर्ज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग है, रेगुलेट भी कर रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू या बाकी रिएक्शंस के थ्रू जो है वो अपने आप को रेगुलेट भी कर रहे हैं। इंटरैक्टिव सिस्टम है, इमरजेंस के केस में हमने उसका देखा कि वो इंटरैक्शन शो कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कल से स्टूडेंट्स हम नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमीज के बारे में जो है वो हम जानने वाले हैं। आई गॉट सम ब्यूटीफुल ट्रिक्स फॉर यू फॉर दैट कि आप सारा जो सिस्टमैटिक्स है और जो बाकी सारी जो टैक्सोनॉमी को लेकर जो सारी चीजें हैं उसको लेकर भी मैं कुछ ट्रिक्स आपसे डिस्कस करूंगी ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। सो दैट वाज अबाउट इट स्टूडेंट्स, और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो। सो लेट्स
end this session on a beautiful note, and I've got a beautiful note for you that every accomplishment starts with the decision to try. So try and try. आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी अकम्पलिशमेंट को अचीव नहीं कर पाएंगे. सो इट्स गुड टू ट्राई. सो दैट वाज अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द सेशन एंड आई होप you liked it, and please share among your friends, among your family, and please subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye everyone.